अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम डिस्कस कर रहे थे पीएमसी के सिलेबस। हम देख रहे थे कि क्या चीज़ें जो है वो एक्सक्लूड कर दी गई हैं और क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं और उनको किस हद तक जो है वो पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ईयर के जितने भी टॉपिक्स थे वो मैं बता चुका हूँ। ये सेकेंड ईयर के टॉपिक्स हम देखने लगे हैं। तो ये 11 नहीं, ये फर्स्ट चैप्टर है सेकेंड ईयर बायोलॉजी का, जिसका नाम होम्योस्टेसिस है। अब इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, तो मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस के अंदर ये आपका इनिशियल है, जो रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर, यानी जो चीज़ें सेंस करती हैं फिर वो जाती हैं ब्रेन तक, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक, और फिर रिस्पांस आता है। तो ये तीनों जो है ये कंट्रोल कर रहे होते हैं पूरा का पूरा होम्योस्टेसिस। और फिर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बाद वो किया जाता है, रिस्पांस को तो बढ़ाया जाता है, कम किया जाता है, वो फीडबैक सिस्टम है। तो ये दो सिस्टम है, एक जो कि कंट्रोल कर रहा है और दूसरा जो कि हेल्प कर रहा है कंट्रोल करने के अंदर, जो कि फीडबैक रेगुलेशन कहलाती है। तो ये बहुत आसान सा है। स्पेशली एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक की। बुक के अंदर एग्जाम्पल्स मौजूद है, या गूगल से कुछ एग्जाम्पल लेने की होम्योस्टेसिस के फीडबैक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रमज़ान की बात करें तो सहरी जब आपने की है उस वक्त बहुत ज़्यादा पानी पिया है, तो पानी चूँकि बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया तो किडनी के पास मैसेज आता है कि इस वक्त पानी की ज़रूरत नहीं है। तो उस वक्त जो यूरिन बॉडी से निकलता है वो डाइल्यूट होता है। बट अफ्तारी से पहले की अगर हम बात करें तो उस वक्त जो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। उसका रीज़न ये कि इस वक्त पानी बचाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पूरे दिन में आप पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया कर चुके होते हैं, तो बॉडी सेव कर रही होती है। तो ये जो है वो एक एग्जाम्पल्स हैं फीडबैक की। तो सिंपल सी डेली लाइफ की कोई एग्जाम्पल देकर पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा फीडबैक जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो है नेगेटिव फीडबैक था कि पानी ज़्यादा था तो कम किया, कम था तो ज़्यादा रखने की कोशिश की गई। तो ये नेगेटिव फीडबैक है। सिमिलरली पॉजिटिव फीडबैक की भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, वो आपने माइंड में रखनी है। तो एग्जाम्पल देके पूछा जा सकता है ना। और क्या है, वेरियस नाइट्रोजन कंपाउंड एक्सक्रीटेड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। अब हमारे पास डिफरेंट तरह के नाइट्रोजनस कंपाउंड जो बॉडी से रिलीज होते हैं, जिसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। सिंध बोर्ड के अंदर इन्हीं की डिटेल दी हुई है। बट इसके अलावा कुछ माइनर कंपाउंड भी होते हैं, जिसके अंदर क्रिएटिनिन है, ठीक है। इसके अलावा क्रिएटिनिन के अलावा एक दो और कंपाउंड मुझे नाम याद नहीं आ रहे, पता नहीं क्या आते हैं। ट्राईमिथाइलमाइन हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। एक और भी है मेरे ख्याल में कोई। तो ये इनको अगर याद ना भी रखें, ये तीन जो है ना, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड, इनकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। कौन सा जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो कितना टॉक्सिक है, इनका सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, प्रोटीन के टूटने से आते हैं, न्यूक्लिक एसिड के टूटने से आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए, नाम और काम दोनों के पता होने चाहिए, सारे स्ट्रक्चर्स के। देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन को देखकर जो है वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई फलां जगह क्या होता है, फलां जगह क्या होता है, कि इस चीज़ की एब्जॉर्प्शन क्या होती है, इस चीज़ की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है। वाटर जो है, जो यूरिन है, कॉन्सेंट्रेट कहाँ किया जाता है, वाटर रीअब्जॉर्ब कहाँ किया जाता है। तो दिस इज इट। एंड देन थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन ह्यूमन के अंदर दी हुई है, बाकी एनिमल्स के अंदर नहीं दी हुई। तो जो इससे पहले की टर्म है एक्टोथर्म, एंडोथर्म, पोइकिलोथर्म, और जो हेट्रोथर्म है वो आप ना भी करें, कोई मसला नहीं है। ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन जो कि एंडोथर्म के अंदर आता है, तो उनके अंदर स्पेसिफिकली रेगुलेशन कैसे होती है, बिहेवियरल मीन्स क्या होते हैं और वो कौन से होते हैं, फिजियोलॉजिकल क्या होते हैं, तो वो पता होना चाहिए। लर्निंग आउटकम्स क्या है भाई, 3 एलिमेंट्स, रिसेप्टर्स हैं, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर है, ये पता होने चाहिए। इनके फंक्शन पता होना चाहिए कि रिसेप्टर का काम रिसीव करना होता है, कंट्रोल सेंटर का इंटीग्रेट करना होता है, और इफेक्टर का काम होता है कोई ना कोई रिस्पांस लेकर आना। देन नेचर है, मैंने बता चुका हूँ कि ये 3 जो प्रोडक्ट हैं मेनली, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। देन किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, पूरा डिटेल में, और थर्मोरेगुलेशन एंड स्नीड्स। तो क्या इन्होंने हटा दिया आपके किडनी के डिसऑर्डर्स जो हैं वो हटा दिए इन्होंने, ठीक है। लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लिवर से रिलेटेड जो टॉपिक है वो हटा दिया। इसके अलावा इसकी जो बॉटनी थी शुरू की वो हटा दी, और जो एक्सक्रीशन डिफरेंट एनिमल्स के अंदर थी वो हटा दी, जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स के अंदर थी। सिर्फ कंपोनेंट्स, सिर्फ जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपको याद रखना है, बाकी आर्थवर्म में कैसे होती है, कॉकरोच में कैसे होती है, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हटा दिया भाई इस चैप्टर में, हाँ मेरे ख्याल में यही चीज़ें थी जो कि एडिशनल दी हुई थी, वो इन्होंने रिमूव कर दी, ठीक है जी। अच्छा, इस फंक्शन ऑफ किडनी में जब बात होगी तो यूरिन बनता कैसे है और कौन से हार्मोन्स वर्क करते हैं और कौन सी टाइप के नेफ्रॉन्स हैं, आपको लाजमी पता होना चाहिए। सपोर्ट एंड मूवमेंट की अगर हम बात करें तो मसल्स, मसल की बेसिक डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ और टाइप्स ऑफ मसल्स, तो ये 3 टाइप के मसल्स, इनके दरमियान डिफरेंसेस पता होने चाहिए आपको। अच्छा, देन क्या है, ये हो चुका। और क्या है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। तो क्या है भाई, मसल की डेफिनेशन आ गई, 3 टाइप के मसल्स, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनका कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। स्केलेटल मसल में क्या क्या होती है, कार्डियक मसल में क्या होते हैं, स्मूथ मसल में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। देन अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सार्कोमेयर तक का जो पूरा स्ट्रक्चर है
मसल बंडल से लेकर सार्कोमेर तक का पूरा जो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। एक्टिन कितने होते हैं, मायोसिन कितने होते हैं, जो वो है मायोसिन के हेड जो है उनके बारे में पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। देन इसके अंदर क्या नहीं दिया हुआ इन्होंने वर्किंग नहीं दी हुई, तो जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है वो नहीं दी हुई, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कंपोनेंट्स वो नहीं दिए हुए इन्होंने, सिर्फ स्ट्रक्चर की बात की हुई है, फंक्शन की बात जो है वो यहाँ पर नहीं की हुई, तो फंक्शन आप स्किप कर सकते हैं इसमें से। दैट्स इट। बोन्स नहीं दी हुई, स्केलेटन नहीं दिया हुआ, टाइप्स ऑफ स्केलेटन नहीं दिए हुए, बॉटनी नहीं दी हुई इसकी, चैप्टर नंबर 2 की जो शुरू की बॉटनी है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ आती है वो नहीं दिया हुआ, जो टिश्यूज़ हैं उसके क्या कहते हैं प्लांट टिश्यूज़ हैं उनकी टाइप्स नहीं दी हुई। इसके बाद जो मूवमेंट है, लोकोमोशन है डिफरेंट एनिमल्स के अंदर वो नहीं दी हुई, तो चैप्टर नंबर 2 तो बहुत ही समझें कि बिल्कुल ही छोटा कर दिया। एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन नहीं दी हुई, मतलब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं दी हुई और एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं दी हुई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड चैप्टर, ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला है, ये चैप्टर नंबर 3 है सेकेंड ईयर का। तो नर्वस सिस्टम, डायरेक्टली बात हो रही है इंसानों के नर्वस सिस्टम से, न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया, ठीक है, नर्वस टिश्यू की बात होगी, नर्व इम्पल्स की बात हो गई, स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, न्यूरॉन्स स्ट्रक्चर एंड टाइप, ठीक है, वो 3 तरह के जो न्यूरॉन्स होते हैं, एक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, केमिकल साइनेप्सिस, ठीक है, ट्रांसमिशन। अब ये पूरा नर्व इम्पल्स का टॉपिक है, ठीक है, नर्व इम्पल्स के अंदर जो नर्व इम्पल्स जनरेट किस तरह से होती है, पूरा टॉपिक बहुत डिटेल के अंदर पढ़ना है। तो ओवरऑल यही दिया हुआ है इन्होंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो काट दिया यहाँ से, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डिटेल जो है ना वो आप ना भी याद करें तो कोई मसला नहीं है, बट आपको नर्व इम्पल्स, लेकिन मेरे ख्याल में स्पाइनल कॉर्ड नहीं दी हुई इन्होंने यार, ब्रेन भी नहीं दिया हुआ, स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं दी हुई, ना ही इन्होंने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दिया है जिसके अंदर नर्व्स आते हैं, इन्होंने बस दिया हुआ है नर्व इम्पल्स की। नर्व इम्पल्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है वो पढ़ना पड़ेगा। हार्मोन्स, केमिकल मैसेंजर, बेसिक डेफिनेशन के एंडोक्राइन ग्लैंड, सारों के नाम, सारों के हार्मोन्स के नाम मैं बताता हूँ डिटेल में और क्या है, एंड फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक होता है। आगे चलते हैं, अच्छा इसी में कुछ कटा हुआ भी है इसके अंदर, चलो। तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये नर्व इम्पल्स वाला ही है, ठीक है। एक रिसेप्टर और उसकी टाइप, देखिए यहाँ पर नहीं दिया हुआ था, बट रिसेप्टर और उसकी टाइप्स जो हैं आपको पता होनी चाहिए। डिफाइन न्यूरॉन, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, नर्व इम्पल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ब्रेन नहीं दिया हुआ, स्पाइनल कॉर्ड नहीं दी हुई, प्लांट हार्मोन्स नहीं दिए हुए, ठीक है, जो वो है रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्ट्रेस वो नहीं दिया हुआ। तो चैप्टर नंबर 3 की बॉटनी इन्होंने काफ़ी हद तक माइनस कर दिया, तो चैप्टर नंबर 3 की बॉटनी नहीं दी हुई है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो स्टार्टिंग जो बिहेवियर का टॉपिक है पूरा वो नहीं दिया हुआ। हार्मोनल सिस्टम के अंदर क्या याद रखें, मेरे ख्याल में ग्लैंड्स के नेम्स, उससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स के नेम और उनका जो फंक्शन है वो जो है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड देकर छोड़ दिया है। आगे भी कुछ था मेरे ख्याल में मैंने डिलीट कर दिया या कट हो गया है वो क्रॉप करते हुए, बट खैर तो ये कुछ बातें हैं। तो बिहेवियर छोड़ सकते हैं आप। नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन के दरमियान डिफरेंस आपको बताना चाहिए। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर रिसेप्टर्स और नर्व इम्पल्स, ब्रेन छोड़ दें, स्पाइनल कॉर्ड छोड़ दें, रिफ्लेक्स आर्ट, रिफ्लेक्स एक्शन छोड़ दें। रिप्रोडक्शन के अंदर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हटा दिया इन्होंने, खाली मेंस्ट्रुअल साइकिल दी हुई और एसटीडी बिल्कुल आखिरी की है, पूरी बॉटनी इन्होंने हटा दी, खाली मेंस्ट्रुअल साइकिल और एसटीडी दिए हुए। लर्निंग आउटकम में क्या है भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी डिटेल में आएगी, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी तो जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी पढ़ लेना। एक्सप्लेन एड्स, अच्छा ट्रांसमिटेड एसटीडी के अंदर भी खाली एड्स दिया हुआ है, ना कि गोनोरिया नहीं दिया हुआ, सिफिलिस नहीं दिया हुआ और जेनिटल हर्पीज भी नहीं दिया हुआ। तो खाली एड्स जो है ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी और सेकेंड ईयर के अंदर भी है थोड़ा बहुत, तो बस इसके ऊपर काम है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं बुक के अंदर, इसमें से कोई चीज़ मुझे ऐसी नज़र नहीं आई जो बुक से बाहर हो। ना वेरिएशन एंड जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो मेंडल्स के लॉ, मेंडल्स लॉ जो कि 2 लॉ हैं हमारे पास, एक वो है सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस वाला है और एक इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेड्स है। मेंडल और इसका वर्क, ठीक है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट, अच्छा जी, सिंगल ट्रेड, डबल ट्रेड, प्रिंसिपल ऑफ, ये वही चीज़ें हैं सारी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा, इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेड से सिंगल ट्रेड, ये बेसिकली वो पूरा जो प्रोसेस था जो उसने किया था। देन लॉ की स्टेटमेंट जो है वो, देन स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड वेरिएशन, अच्छा ये चीज़ नहीं दी हुई, स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड वेरिएशन नहीं दिया हुआ। एंड स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी रेलेवेंट टू जेनेटिक्स, अच्छा ये वही है, स्टेटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी जो है ये बेसिकली वो है जो आपसे क्रॉस देकर पूछते हैं कि भाई कितना % चांस है कि ये आ जाएगा, कितना % चांस है कि वो आ जाएगा। ये अलग से टॉपिक नहीं दिया हुआ, बट ये आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको आ जाता है।
कंप्लीट डोमिनेंस ये नॉर्मल है जिसके अंदर एक कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट होता है कंप्लीटली और दूसरा रिसेसिव होता है। को डोमिनेंस ये वो है जिसके अंदर दोनों साथ शो करते हैं, मल्टीपल एलील ब्लड वाला है, जीन लिंकेज क्रॉसिंग ओवर दिया हुआ है, सेक्स लिंकेज ड्रोसोफिला में भी और ह्यूमन के अंदर भी ये बहुत आसान है। अच्छा, खाली जेनेटिक्स हीमोफीलिया की दी हुई, कलर ब्लाइंडनेस की नहीं दी हुई। ये तो टॉपिक के नेम हो गए। अब क्या है लर्निंग आउटकम में, एसोसिएट इनहेरिटेंस विद द लॉज ऑफ मेंडल, ठीक है, मेंडल के जो 2 लॉज हैं उनके साथ। देन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट यूजिंग अ सूटेबल एग्जांपल, पूरा एक्सप्लेन नहीं करना लेकिन आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्रॉस आ सकता है या इससे रिलेटेड आपको क्रॉस देकर आपसे जो है वो रेशो पूछा जा सकता है, या जो है वो नंबर ऑफ टाइप्स पूछी जा सकती है कि कितने जो है वो होमोजाइगस आएंगे, कितने हेटेरोजाइगस आएंगे। एक्सप्लेन द टर्म जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, इसका पूरा एक्सपेरिमेंट आपको बताना चाहिए, वो पूरा क्रॉस लेकर पूछ लेंगे कि भाई जीन लिंकेज हो रही है या नहीं हो रही, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो इसका तरीका ये होता है कि भाई आप देखें कि अगर खाली पेरेंट जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं या ज़्यादा नंबर पेरेंट जैसे बच्चों का आ रहा है तो इसका मतलब जीन्स लिंक्ड है, और अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो इसका क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में जो है वो वेरिएशन लाजमी आएगी। अगर कोई भी ऐसा बच्चा आ रहा है जो पेरेंट जैसा नहीं है तो इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर हुई है, कम बच्चे आ रहे हैं तो इसका मतलब भी क्रॉसिंग ओवर हुई है, तो 100% जीन लिंकेज नहीं है। एक्सप्लेन हाउ जीन लिंकेज काउंटर्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर मॉडिफाइज द प्रोजेनी। क्रॉस ओवर वाला पॉइंट तो बहुत आसान है। क्रॉस ओवर मॉडिफाई कैसे करता है, जब कैरेक्टर्स जो हैं वो क्रॉस ओवर हो जाते हैं तो एक क्रोमोसोम के अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जिससे जो बेबी पैदा होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग जो बनते हैं उनके अंदर वैरायटी आ जाती है। तो ये तो बहुत आसान है, बट ये वाला पॉइंट मुझे भी नहीं समझ आया, हाउ जीन लिंकेज काउंटर्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बिकॉज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो डिफरेंट क्रोमोसोम पे होती है जबकि जीन लिंकेज तो सेम क्रोमोसोम पे रहती है। बट खैर मैं इसको देख लूँगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स लिंकेज, वो कैरेक्टर जो सेक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है, ये वही चीज़ें हैं जो कि आपके बुक के अंदर अभी तक मौजूद थी, कुछ जो है वो चेंज नहीं हुआ है। इन्होंने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हटा दिया है, प्लियोट्रॉपी हटा दिया है, इसके अलावा एपिस्टेसिस हटा दिया है, और क्या हटाया इन्होंने, चैप्टर नंबर 8 से टेस्ट क्रॉस हटा दिया है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इन्होंने रिमूव किए हैं, बट इट्स ईजी, वही क्रॉस दे के पूछ लेंगे कि भाई कितना % चांस है कि जो है वो हीमोफीलिया वाला बच्चा पैदा हो सकता है, या बच्चा दे के पूछ लेंगे पेरेंट्स कैसे हैं, तो वही इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर नंबर 6 है, क्रोमोसोम एंड डीएनए न्यूक्लिक एसिड क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको डिफरेंट स्पीशी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम चार्ट बना हुआ है, तो वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको देकर सिंपल पूछेंगे भाई ये किस स्पीशी का है या इस स्पीशी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जो पूरा अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एंड देन कॉम्पोजिशन डीएनए आरएनए प्रोटीन से बना होता है। जीन का कॉन्सेप्ट, अच्छा, इसके अलावा डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल, ये वो 2 एक्सपेरिमेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन जो सेमी कंजर्वेटिव है, जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ये लंबा दिया हुआ है, ये बेसिकली बॉटनी के अंदर आ गए हैं। एंड जीन म्यूटेशन, तो ये समझिए पूरा चैप्टर दिया हुआ है, इसके अंदर इन्होंने 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस हटा दिया, इसके अलावा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी हटा दिया, और क्या हटाया इन्होंने इसके अंदर से, बस मेरे ख्याल में यही 2 टॉपिक हैं जो हटाए हैं, बाकी तो सब कुछ दे दिया। डिटेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, जीन का कॉन्सेप्ट, देन कॉन्सेप्ट ऑफ अलील, अच्छा ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर है। डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल, प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन भी नहीं दिया, खाली ट्रांसक्रिप्शन, अच्छा ये दिया हुआ ट्रांसलेशन आ गया। जीन एंड जेनेटिक कोड, एंड देन एक्सप्लेन म्यूटेशन। इनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन आते हैं जो कोड दे के पूछते थे कि भाई ये डीएनए के ऊपर है, बता देंगे मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या आएगा, और फिर ट्रांसफर आरएनए जो है उसके ऊपर क्या होगा, या ये दे के पूछ लेते हैं कि भाई फला जो है वो मैसेंजर आरएनए हमारे पास है, ये बता दें कि इससे बनने वाले अमाइनो एसिड जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, आपको 3-4 अमाइनो 6-7 अमाइनो एसिड दे देते हैं। तो ये भी आसान है, इसके अंदर कोई ऐसा कुछ नहीं है जो कि बुक से बाहर हो, जो कि आपकी बुक के अंदर ना हो। एवोल्यूशन चैप्टर नंबर 10, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, ये इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, ये लेमार्क की थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी। अच्छा ये कुछ लंबी नहीं दी हुई, डार्विन्स वॉयाज ऑफ HMS बीगल एंड हिज ऑब्जर्वेशन, ये इतना ज़्यादा नहीं, हाँ इसकी ऑब्जर्वेशन दी हुई है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डार्विन की दी हुई है, लेकिन ये इसकी जो जर्नी है उससे रिलेटेड नहीं दिया हुआ। और क्या है भाई, नियो डार्विनिज्म, ये अलग से थ्योरी है इसके अंदर। अच्छा एक इसके अलावा एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, तो ये कुछ है, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन तो दिए हुए हैं, नियो डार्विनिज्म जो है ये देखना पड़ेगा। एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, ठीक है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है, प्रपोज्ड बाय लेमार्क, ऑब्जर्वेशन बाय, वही ऑब्जर्वेशन है, वही है। बाकी इन्होंने क्या हटा दिया, वो जो वीजमैन की थ्योरी है छोटी सी वो हटा दी, जो उसकी है डिवरीज की थ्योरी है वो हटा दी, तो बस ये रिमूव किया इन्होंने। सो ओवरऑल का जो सिलेबस है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया, इतना ज़्यादा रिड्यूस हो गया है कि समझे बहुत आसान हो गया है तैयारी करना।
एक ऐसे स्टूडेंट के लिए भी जिसने मेरे ख्याल में शुरू से नहीं भी की, वो भी अगर अभी स्टार्ट करे और आधा महीना और डिले हो जाए तो वो आधे महीने के अंदर ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये निकाल सकता है। अच्छा, इसका नुकसान, अच्छा ये और भी है, अभी बायोटेक्नोलॉजी रह गया। इसका नुकसान ये होता है कि जिन लोगों ने स्टार्ट से तैयारी की है, बहुत ज़्यादा उन टॉपिक्स के ऊपर टाइम दिया, जो टॉपिक्स रिमूव कर दिए, उनको बड़ा नुकसान होगा इसका। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब कभी ना कभी आकर तो इन्होंने यूनिफाइड सिलेबस बनाना ही था, बट द पॉइंट इज़ कि इस एंड टाइम पर नहीं करना चाहिए था। इस साल वालों को निकलने देते, अगले साल शुरू से बता देते कि भाई ये सिलेबस होगा, इस पर तैयारी कर ले। बट खैर, बायोटेक्नोलॉजी इन्होंने बहुत लंबा कर दिया और इसके अंदर मेरे ख्याल में कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो आपकी बुक के अंदर नहीं है। क्लोनिंग ऑफ जीन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मौजूद है, ये इसी का स्टेप है। मॉलिक्यूलर सीजर उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, आपके जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। मॉलिक्यूलर कैरियर्स, ये प्लाज्मिड आ जाता है, इसमें बैक्टीरियोफेज आता है। स्मॉल साइज एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर्स, ये नहीं दिया हुआ। मॉलिक्यूलर ग्लू, डीएनए लाइगेज, एक्सप्रेशन सिस्टम, ये नहीं है। प्रोसीजर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ये पूरा दिया हुआ है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इस पर स्टूडेंट कह रहे बहुत आसान से ये प्रोसेस है। इसके अंदर बेसिकली करते क्या है कि डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए करते हैं कि टेम्परेचर देते हैं जिससे डीएनए के 2 धागे अलग हो जाते हैं। फिर ये छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े डालते हैं जो डीएनए के साथ जाकर एक जगह बैठ जाता है। उसके बाद ये छोड़ते हैं डीएनए पॉलीमरेज जो कि इसकी कॉपी बना देता है। फिर दोबारा टेम्परेचर देते हैं, फिर ये दोनों धागे अलग हो जाते हैं। फिर डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े रखते हैं इस पर और टेम्परेचर हल्का करते हैं, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। फिर डीएनए पॉलीमरेज छोड़ते हैं, वो दोबारा इसके धागे बनाते हैं। तो इस तरह से थोड़े से टाइम में डीएनए, उस डीएनए के टुकड़े की मल्टीपल कॉपीज़ बन जाते हैं। तो ये टेस्टिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। अगर आपने अभी कोविड का नाम सुना हो तो कोविड का भी पीसीआर होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जरिए जो है वो डिटेक्ट करता है। डीएनए सीक्वेंसिंग मौजूद है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए मौजूद है, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग नहीं है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी सिर्फ नाम दिया हुआ है, मैं समझा दूंगा ये। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म मौजूद है, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर ये भी मौजूद है। आखिरी में बायोटेक्नोलॉजी कुछ फ़वाइद वगैरह हैं, तो उसमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ फ़ायदे हैं इसके। डिफाइन जीन क्लोनिंग एंड स्टेट दी स्टेप्स इन द जीन क्लोनिंग, तो ये पता है आपको, मौजूद है उसमें। टेक्निक्स ऑफ जीन क्लोनिंग थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। डिस्क्राइब दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन जीन एम्प्लीफिकेशन, अच्छा ये वाला नहीं है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं है सर। अच्छा, और क्या है भाई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी डिटेल में नहीं है, ठीक है। और क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ट्रांसजेनिक एनिमल्स और ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के फ़वाइद वगैरह हैं, तो ये बहुत आसान है। ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, क्यों किया जाता है, तो ये आप बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे, तो ये बहुत आसान सा है। तो सिलेबस हमने रिव्यू कर लिया, इतना कोई डिफ़िकल्ट सिलेबस नहीं है, ठीक है। एज सच कुछ बाहर नहीं है, सिर्फ 1 2 3 4 चीज़ें बाहर हैं, अगर वो आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। ज़रा क्वेश्चन देखते हैं कि ये किस तरीके से उन्होंने डिवीजन किया। तो ये चैप्टर नंबर 4 है, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 क्वेश्चन। अच्छा, पहले मैं देखूँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो किस में से आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का नंबर है 8, अभी तक जो मुझे नज़र आ रहे हैं 8, उसके बाद 7 है, उसके बाद 6 है। चैप्टर नंबर 4 में से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये बड़ी बात है। चैप्टर नंबर 4 में से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस लाजमी, प्लांट्स और एनिमल सेल का डिफरेंस लाजमी, और ना सिर्फ वर्डिंग में बल्कि आपको डायग्रामेटिकली पता होना चाहिए। आपको 2 सेल दे के पूछ लिया जाए कि प्लांट सेल कौन सा, एनिमल सेल कौन सा, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राउंड वाला सेल एनिमल का होगा और स्क्वायर वाला प्लांट का होगा। दोनों राउंड भी दे दूँ मैं, दोनों स्क्वायर भी दे दूँ, तो आपको ऑर्गेनल्स देख कर आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा जो सेल है वो प्लांट का है, कौन सा एनिमल का है। सिमिलरली जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है और उनका जो फंक्शन है वो आपको लाज़मी पता होना चाहिए। उसके अंदर पाए जाने वाली कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद होती है, कहाँ मौजूद होती है ये पता होना चाहिए। क्रेब्स साइकिल के एंजाइम मौजूद होते हैं, कहाँ होते हैं ये पता होना चाहिए। प्लास्टिड के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ का क्या फंक्शन होता है, स्मूथ का क्या फंक्शन होता है, राइबोसोम किस काम आते हैं, राइबोसोम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इवन राइबोसोम की जो वो होती है सेडिमेंटेशन रेट जो होता है इंसानों का क्या होता है, और जो बैक्टीरिया है उनका क्या होता है। ये सिन बोर्ड की बुक में नहीं है, बट ये गूगल से सर्च करें तो ये मिल जाएगा आपको। तो सेडिमेंटेशन रेट आपको पता होना चाहिए, वो एस करके जो वो लिखा होता है 70S और 30S या 40S और 60S लिखा होता है, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा वैक्यूल का डिफरेंस क्या होता है, एनिमल्स और प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है, वैक्यूल में किस में एंजाइम्स पाए जाते हैं, किस में नहीं पाए जाते, लाइसोसोम किस में होता है, किस में नहीं होता, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो इससे ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली सेल वॉल की अगर मैं बात करूँ तो सेल वॉल का एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल, एल्गी की सेल वॉल और फंजाई की सेल वॉल का कंपैरिजन देके पूछा जा सकता है कि किस में क्या चीज़ मौजूद है।
कि इसमें कौन सा कंपोनेंट पाया नहीं जाता। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इसके ऊपर इस चैप्टर से। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बात करें, अगेन 6 क्वेश्चन, जो कि एक बड़ा नंबर है, ठीक है, चैप्टर के साइज़ के हिसाब से बड़ा नंबर है। तो इसके अंदर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वाटर की सीधी सीधी प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी वाटर की नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टी वाटर की उसे किस काबिल बनाती है, जैसे कि एडिशन कोहेजन की जो प्रॉपर्टी है वो पानी को ऊपर चढ़ाने में हेल्प करती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सेल का टेम्परेचर बढ़ने में देती है, जिसकी वजह से रिएक्शंस जो हैं उन्हें ख़तरा नहीं होता। इसके अलावा जो डिज़ोल्विंग पावर है वो सारे के सारे मॉलिक्यूल को, ज़्यादातर मॉलिक्यूल को डिज़ोल्व कर लेती है, बफर के तौर पर बिहेव करता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। देन प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है, जो वेरी करता है स्ट्रक्चर, बुक के अंदर जो एग्जांपल दी हुई है वो लाजिम आपको बताने चाहिए कि जो आर ग्रुप है, जो रेडिकल है, उसके चेंज होने से क्या, तो इस खाली वो देकर एग्जांपल देकर पूछा जा सकता है कौन सा अमाइनो एसिड है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो पॉलीसैकेराइड के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च के दरमियान, सिमिलरली सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज बनते किस चीज़ से हैं। इसके अलावा जो सीधे सीधे एमसीक्यूज हैं, और इसके अलावा फंक्शंस ये पूछे जा सकते हैं। लिपिड्स के अंदर भी यही है, जो डिफरेंट वैराइटीज़ हैं उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, एसाइल ग्लिसरॉल किस चीज़ से बना होता है, फॉस्फोलिपिड किस चीज़ से बना होता है, और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, कॉम्पोजिशन क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। एंजाइम्स की अगर हम बात करें, तीसरा ही चैप्टर है, 3 ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं उससे, तो जनरल कैरेक्टर्स पे आ सकता है, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन में इतना कोई खास नहीं है, स्टेटमेंट देके पूछ सकते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट किसको डिफाइन करी। फैक्टर्स के ऊपर मैंने बताया कि ग्राफ देकर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। एंड देन इनहिबिटर की डायग्राम देके पूछते हैं कि भाई इनहिबिटर एक्टिव साइट पे आ रहा है तो कौन सा है, एलोस्टेरिक पे आ रहा है तो कौन सा है। बायोएनर्जेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, 11 चैप्टर 6 क्वेश्चंस। अब इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं, जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो ये है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, वाटर का रोल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है, क्लोरोफिल का रोल क्या है। इसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रॉन जो वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लगी हुई होती है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन PS2 से निकलता है तो कौन रिसीव करता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन इन्वॉल्व होता है, नॉन साइक्लिक में कौन होता है। जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम से निकलता है वो 2 से निकल के 1 में जाता है, 1 से निकल के NADP के पास जाता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन है वो जो पंप किए जाते हैं वो स्ट्रोमा से उसमें किए जाते हैं, लुमेन के अंदर, ये लुमेन से स्ट्रोमा के अंदर किए जाते हैं। तो ये सारी डिटेल है जो पूछी जाती है। जो वो है क्या कहते हैं डार्क रिएक्शन, उसके अंदर जो साइकिल है केल्विन बेंसन साइकिल, उसमें कितने ATP जो है वो इस्तेमाल होते हैं, कितने NADPH इस्तेमाल होते हैं, कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूटिलाइज होते हैं, कितनी बार चलती है वो साइकिल। तो ये सारी डिटेल है जो कि पूछी जाती है। ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करें तो कहाँ पर ग्लूकोज ब्रेक होता है, कितने ATP कंज्यूम होते हैं, कितने ATP रिलीज होते हैं। एंजाइम्स तो बुक के अंदर नहीं दिए हुए, एक ही जगह पर एंजाइम दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा क्रैब साइकिल है, ठीक है, कितनी बार क्रैब साइकिल चलती है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए, कितने कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होते हैं, कितने NADP इस्तेमाल होते हैं, कितने NAD इस्तेमाल होते हैं, कितने जो है वो डायरेक्ट ATP जनरेट होते हैं, कितने जो है वो क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स का सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस मॉलिक्यूल के बाद कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। FADH2 जो है वो एक ही जगह बनता है, वो कहाँ बनता है ये पता होना चाहिए। वाटर जो है वो किन रिएक्शंस के अंदर एंटर होता है या लीव करता है, तो ये कुछ डिटेल है जो पता होनी चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऐसे जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, वो ऑक्सीजन होता है, ये पता होना चाहिए। दिस इज इट, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी है, सेलुलर लाइफ, वैरायटी ऑफ लाइफ, वायरस से रिलेटेड 4 क्वेश्चन है इसमें। एक जो है वो आपका स्ट्रक्चर पे आ सकता है, कंपोनेंट्स पे, एक क्लासिफिकेशन पे आ सकता है, बाकी ट्रांसमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं ये, ठीक है। प्रोकैरियोट्स 2 क्वेश्चन, ठीक है, बहुत कम है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या क्वेश्चन, उसके जो शेप है उससे रिलेटेड, ठीक है, बाकी जो उसका स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेटेड आ सकते हैं, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड मेरे ख्याल में क्वेश्चन, या डिजीज़ जो प्रोकैरियोट बैक्टीरिया से रिलेटेड जो डिजीज़ है। प्रोटिस्ट एंड फंजाई देखें, दोनों को मिलाकर 2 क्वेश्चन है, बहुत कम इंपॉर्टेंस है इसकी। स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई क्वेश्चन आएगा फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड या उसके जनरल कैरेक्टर से रिलेटेड। प्रोटिस्ट के अंदर एल्गी की एग्जाम्पल पूछी जा सकती है, या जो प्रोटोजोआ उनकी एग्जाम्पल पूछी जा सकती हैं। डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स 2 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन के बड़े चैप्टर से आ रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ जनरल कैरेक्टर से बात होगी कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ हैं या क्लोरोफिल होता है इनके पास, या जो है इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसी होती है, या एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड रहता है या नहीं रहता। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर। ब्रायोफाइट और ट्रैकियोफाइट का फ़र्क पूछ लेंगे, मोनोकॉट और डाइकॉट का फ़र्क पूछ लें शायद, या जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का फ़र्क पूछ लें।
डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो छोड़ भी दो तो लानत भेजो एनिमल्स के ऊपर। लाइफ प्रोसेसेस 8 क्वेश्चन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर से इन्होंने डाइजेशन का पूरा प्रोसेस हटा दिया, रेस्पिरेशन का, तो जो ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो ब्लड वेसल्स हैं, या जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, या इम्यून सिस्टम का बेसिक ओवरव्यू है, या आपका जो वो है लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, तो या इसके अलावा जो वो है वाटर की ट्रांसपोर्ट है, किस तरह से पानी ऊपर चढ़ता है जाइलम के थ्रू, तो असेंट ऑफ सैप है या वाटर अपटेक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गए इस बार। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। गैस एक्सचेंज से इन्होंने कुछ भी नहीं दिया मेरे ख्याल में, बट स्टिल गैस एक्सचेंज से अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जो लंग वॉल्यूम्स है, कितना अमाउंट एयर का अंदर जाता है, कितना अमाउंट बाहर आता है। ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लें मैं तो कहूँगा, ठीक है, और जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट है, वो देख लें। न्यूट्रिशन के अंदर अगेन पता नहीं क्यों डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं दिया, मैंने देना चाहिए था, तो डाइजेस्टिव सिस्टम देख लें एक बार, गो थ्रू कर लें। इंसानों के इंसानों के अंदर जो सिस्टम है ना वो लाजमी देख लें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम लाजमी देखें। होम्योस्टेसिस 5 क्वेश्चन, बड़ा चैप्टर है, तो कुछ किडनी के फंक्शन से रिलेटेड आएंगे, वाटर की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, ग्लूकोज की कहाँ होती है, कौन सा हार्मोन कहाँ काम करता है, एक्सक्रीशन से रिलेटेड किसमें कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है कि अमोनिया किस में एक्सक्रीट होता है, ठीक है, यूरिया किस में एक्सक्रीट होता है, यूरिक एसिड किस में, उसकी जो साइकिल है अमोनिया यूरिया में कैसे कन्वर्ट होता है, यूरिया साइकिल, उसके स्टेप्स पूछे जा सकते हैं, उसमें क्या एंटर होता है, क्या रिलीज होता है, वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा होम्योस्टेसिस के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन से रिलेटेड कौन से ब्रेन का पार्ट है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा एक्टोथर्म एंडोथर्म पूछा जा सकता है, बिहेवियरल मीन्स और फिजियोलॉजिकल मीन्स से पूछा जा सकता है। कौन से हार्मोन्स है जो कंट्रोल करते हैं, लाइक थायरॉक्सिन है जो आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो कंट्रोल करता है लॉन्ग टर्म में, और एड्रेनलिन शॉर्ट टर्म में कंट्रोल करता है। सपोर्ट एंड मूवमेंट छोटा कर दिया बहुत चैप्टर। मसल है मेनली, तो मसल टाइप्स ऑफ मसल, क्या फ़र्क होता है उनके दरमियान, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हटा दी इसमें। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, नर्व इम्पल्स डिटेल में पूरा, उससे रिलेटेड ग्राफ्स ही पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड डायग्राम्स भी दी जाती हैं। रिसेप्टर और उसकी टाइप्स बहुत छोटा हो गया। हार्मोन्स का पूरा चार्ट दिया जा सकता है मैचिंग वाला क्वेश्चन देके। रिप्रोडक्शन बहुत छोटा हो गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल डिटेल में पूरी, फेजेस क्या होते हैं, काम क्या होता है, हार्मोन्स कौन से वर्क करते हैं, ठीक है, ये कनेक्ट करेगा चैप्टर 4 को चैप्टर 3 से। हार्मोन्स कौन से वर्क करते हैं, ठीक है, किस फेज में, प्रॉपर सीक्वेंस ही पता होना चाहिए। अगर आप बुक के अंदर देखें तो मेंस्ट्रुअल फेज पहले दिया हुआ है, फिर फॉलिकुलर दिया हुआ है, फिर आपका ओव्यूलेटरी दिया है, फिर लूटियल दिया है। तो अगर सिर्फ फेजेस दे के पूछ लिया जाए ना तो एम पहले आता है, फिर एफ आता है, ठीक है, फिर ओ आता है और फिर एल आता है। तो ये पूरा सीक्वेंस एरो में देके पूछा जा सकता है। यही गलत करके आ जाते हैं बच्चे, क्योंकि पढ़ते वक्त हम पहले फॉलिकुलर फेज पढ़ते हैं, क्योंकि पहले चीज़ बनाते हैं फिर जो है वो ज़ाया होती है, बट बुक के अंदर सीक्वेंस जो है वो इस तरह से दिया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। इससे रिलेटेड भी डायग्राम देके पूछते हैं, किसी में यूट्रस की थिकनिंग बढ़ रही है, कम हो रही है, पूछ लेते हैं कौन सा हार्मोन वर्क कर रहा है। पूरा बुक के अंदर एक डायग्राम दी हुई है बड़ी सी। बाकी एड्स जो है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से सेल्स जाते हैं इम्यून सिस्टम के, कौन से सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, क्या सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, देन वेरिएशन इन जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस, क्रॉसेस लेके आपसे रिजल्ट पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि कंप्लीट डोमिनेंस का है, को डोमिनेंस का है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि मल्टीपल एलील वाले टॉपिक से पूछा जा सकता है। ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चंस होते हैं कि बच्चा गुम हो गया, उससे रिलेटेड पेरेंट्स 2 कपल हैं, कौन से बच्चा किसका है, ये पूछा जा सकता है। बाकी हीमोफीलिया से रिलेटेड क्रॉसेस हैं। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में जो है वो ड्रोसोफिला का क्रॉस पूरा का पूरा एज इट इज देके पूछा जा सकता है कि भाई ये रिजल्ट क्यों आ रहा है कि जब मेल जो है वो रेड आई वाला लिया और फीमेल जो है वो वाइट आई वाली ली तो रिजल्ट ये आया, और जो फीमेल है जब वो रेड आई वाली ली और मेल वाइट आई वाली लिया तो रिजल्ट डिफरेंट आया। इसका क्या रीज़न हो सकता है, तो वो सेक्स लिंक हो सकता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, इसके ऊपर जो जेनेटिक्स है इसके ऊपर मैंने वो बनाना है एक वीडियो, इंशाल्लाह 15 से पहले बना दूंगा। कल तो मेरी ड्यूटी है, परसों मैं घर आऊँगा तो हिम्मत नहीं होगी। 11 तारीख हो गई, 12 को इंशाल्लाह बना दूंगा, क्योंकि 13 को फिर ड्यूटी है मेरी 24 घंटे वाली। तो 12 को इंशाल्लाह मैं ये जो पेडिग्री है इसके ऊपर इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूंगा। क्रोमोसोम एंड डीएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी तो तकरीबन हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत डिटेल में करना है। 7 क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, ठीक है। वेरिएशन इन जेनेटिक्स से भी 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, हम क्वेश्चन देख रहे थे, मैं क्वेश्चन देखना भूल गया कहाँ से। हाँ, होम्योस्टेसिस से 5 क्वेश्चन थे सब। अच्छा, ये देखते तो आ रहे थे।
इससे 5 है, रिप्रोडक्शन से 3, हाँ ठीक है। वेरिएशन जेनेटिक्स बड़े चैप्टर हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब डिफरेंट क्रॉसेस आ सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप की इनहेरिटेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और ये इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम एंड डीएनए, इसमें वो क्वेश्चन आते हैं कि भाई कोड दे के पूछ लेते हैं अमाइनो एसिड कौन से आएंगे, इसके अंदर पहले कौन सा आएगा। तो इसमें वो जो चार्ट बना हुआ है उसके अंदर कोई कोड आपको याद नहीं करना सिवाय स्टार्ट कोड के और स्टॉप कोड के। अगर वो आपको बताए बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल वो पूछेंगे लाइसिन का कोड जो है ना, अमाइनो एसिड लाइसिन का कोड कौन सा नहीं है, तो 3 कोड दिए हुए होंगे, चौथा AUG दिया हुआ होगा। अगर आपको पता है AUG स्टार्ट कोड है तो यही आपका आंसर है, क्योंकि ये स्टार्ट कोड है, ये मेथियोनिन के लिए होता है। और अगर या तो स्टॉप कोड दे देंगे तो आपको पता है स्टॉप कोड से कोई अमाइनो एसिड नहीं आता। तो इस तरह के क्वेश्चन देते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। बाकी म्यूटेशन की टाइप्स जो हैं वो पूछी जा सकती हैं कि आपको क्रोमोसोम दे देंगे, ठीक है, जिसपे 4 जीन लगी हुई हैं ABCD, और अगले वाले में दे दिया जिसपे 3 जीन लगी हुई हैं ABC। पूछ लेंगे क्या हुआ है यहाँ पे, तो डिलीशन हुई है, एक जीन जो है वो मिस हो गई तो डिलीशन हुई है, या डुप्लीकेशन दे देंगे, या इस तरह से डायग्राम देके पूछ लेंगे। एवोल्यूशन से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन आने का मतलब ये है कि 2 तो थ्योरी से आएंगे, एक लेमार्क की थ्योरी से आ जाएगा, एक डार्विन की थ्योरी से आ जाएगा। उसमें क्या पूछते हैं, वो पॉइंट्स पूछते हैं। पॉइंट्स जो है ना वो जिस सीक्वेंस से बुक में दिए हुए वो सीक्वेंस में आपको लगाने होते हैं। और या ड्रॉबैक पूछ लेते हैं कि इसकी थ्योरी के अंदर फ्लॉ क्या था, ठीक है, या फिर आपसे एविडेंस से रिलेटेड पूछ लेंगे कि पेलियोंटोलॉजी से क्या एविडेंस है, या फिर जो होमोलॉजी है या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन्स है उनसे रिलेटेड सवाल पूछ लेंगे। बायोटेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, तो ये पूरा बहुत डिटेल में करना है, 2-3 चीज़ें में नहीं है, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा 12 को कवर करवा दूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द PMC सिलेबस। इसके अंदर कुछ मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है जो कि मुश्किल हो, जो कि आप ना कर सकें अगर आपने सिंध बोर्ड की बुक पढ़ी है। पंजाब बोर्ड या KPK बोर्ड या जो बलूचिस्तान वाले हैं उनका मुझे आइडिया नहीं है, बट मेरे ख्याल में वही चीज़ें हैं। देखें इस लेवल के ऊपर वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। सबकी बुक में बस ये होगा कि एडिशनल कुछ वर्डिंग लिखी होगी, कुछ थोड़ी सी डिटेल लिखी होगी, तो उसके लिए ये करें कि ग्रुप में जो है वो किसी ग्रुप में ऐसा कर लें कि उनसे बोलें कि इन टॉपिक जो है इन टॉपिक जो कि कॉमन टॉपिक्स हैं उनकी पिक्चर्स ले लें, उनको एक बार गो थ्रू कर लें, एक जो 2-3 चीज़ें एडिशनल आपको लग रही है वो आप अपनी बुक के अंदर लिख लें। बाकी कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा ये सिलेबस दिया है इन्होंने, बल्कि बहुत ही आसान कर दिया सिलेबस। अब मुझे डर ये है कि अगर सिलेबस आसान इतना हो गया है तो ऐसा ना हो कि टेस्ट आसान आ जाए, क्योंकि टेस्ट आसान अगर आ गया तो फिर मेरिट बहुत हाई जाएगा। तो फिर जो बच्चे जिनकी परसेंटेज थोड़ी सी कम है और वो टेस्ट को जो है वो चांस लेके बैठे हुए थे कि यार इसमें अच्छा कर लेंगे और उन्होंने बड़ी मेहनत की, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर वो बच्चे जिनकी परसेंटेज हाई है और उन्होंने कम पढ़ा था लेकिन चूँकि टेस्ट आसान आ गया तो वो बच्चे आगे निकल जाएंगे। तो ये हमेशा होता है। तो टेस्ट ऐसा है कि बस जिसने मेहनत की हो वो अच्छे से अटेम्प्ट कर ले, ताकि उसका एडमिशन वो ज़्यादा डिजर्विंग है जिन्होंने ज़्यादा मेहनत किया। बाकी ये है कि अगर आपके नसीब में होगा तो आपको मिल जाएगा, परेशान होने वाली बात नहीं। सो दिस इज़ ऑल इट। बाकी देखते हैं अब जितने लेक्चर में 15 से पहले कवर कर सका। बाकी अभी मेरे ख्याल में पता भी नहीं है कि फाइनल हियरिंग पता नहीं हुई या नहीं हुई, मैं फॉलो नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में अब यही डिसाइड हो गया कि 15 को ही होना है। लेट्स सी कि अभी कैंसिल ना हो।